वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। ये उसका मेरा 6th वीडियो है। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस, और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो हम हमारे मेन टॉपिक पे चलते हैं। क्या है हमारा मेन टॉपिक? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम क्या ले लें, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए कोई रिएक्टेंट है और वो किस में चेंज हो रहा है, वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है। ध्यान रखना, ये जो हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं ये केवल उन्हीं केमिकल रिएक्शंस पर अप्लाई होगी जिसमें इस तरह की इक्वेशंस होगी। ए होगा, उसका कॉफिशिएंट 1 होगा और वो उस रिएक्शंस का ऑर्डर 1 होना चाहिए। अब मैं इसका क्या लिखूं? इसका रेट लो, जो हम एक्सपेरिमेंट से मेजर करते हैं कि ए की पावर 1। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब मैं एक और क्या लिखूं? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है वो? माइनस स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ का 1 है, तो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम या पर्टिकुलर टाइम। तो ये हो गया हमारे पास माइनस dA/dt। ये इक्वेशन नंबर 1। जीरो ऑर्डर में भी हम यहीं तक गए थे। तो जिनको ये दो इक्वेशंस लिखनी आती है उसके लिए आगे का जो डेरिवेशंस है वो बहुत आसान है। आगे हमें क्या काम करना? इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर देना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा? माइनस dA/dt इक्वल्स टू KA। ये है काम की इक्वेशन। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ये इक्वेशन नंबर 3। लेकिन इंटीग्रेशन से पहले यहाँ से हमें क्या आइडिया मिला है कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो ए की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड कर रही है। जीरो ऑर्डर में क्या था कि रेट जो है वो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं कर रही थी। थ्रू आउट टाइम रिएक्शंस का जो रेट था वो कांस्टेंट था। कंसंट्रेशंस कम हो रही है लेकिन रिएक्शंस का रेट चेंज नहीं हो रहा था जीरो ऑर्डर में। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर में क्या है? रिएक्टेंट के ये प्रोपोर्शनल है। तो यदि मैं यहाँ रेट और कंसंट्रेशंस के बीच कर्व बनाऊं तो यहाँ कर्व कैसा आएगा? यहाँ है कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की। तो यहाँ कर्व कैसा आएगा? प्रोपोर्शनल है, ये इस तरह से आएगा। और यहाँ जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा? के इक्वल होगा। जीरो ऑर्डर में हमारा कर्व कैसे आया था? इन्हीं दोनों के बीच था, इस तरह से आया था। और वहाँ स्लोप भी मतलब स्लोप है ही नहीं। तो यहाँ ध्यान रखें, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर में इस तरह का कर्व है और जीरो ऑर्डर में ऐसा कर्व था। तो हम जीरो ऑर्डर को वापस हटा देते हैं यहाँ से। दूसरा क्या है? ये क्या कह रही है कि जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन ऑफ ए के। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप ए ज़्यादा लोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा लोगे तो रेट भी ज़्यादा होगा। ए जितना ज़्यादा होगा, इनिशियल को हटा दूं मैं, टी टाइम जितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब कुछ टर्म्स हम पहले यहीं समझ लें जो हमने वहाँ पर भी समझी थी। ए क्या होगा हमारे पास? ए नोट होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल में जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, जब टाइम कितना था? 0 था, उस समय रिएक्टेंट है कितना? वो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसको हम आगे जाके कई बार क्या कह सकते हैं? स्मॉल ए भी कह सकते हैं। ए क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। किसी भी टाइम पर जब रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है उसके बाद किसी भी टाइम पर
कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है वो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस। इसका मतलब थोड़ा बहुत किस में चेंज हो गया होगा, प्रोडक्ट में। तो जो बचा हुआ है वो है ए, इसे हम और क्या कह सकते हैं, ए माइनस एक्स। फिर वही कंडीशंस आई जैसे हमारे पास जीरो ऑर्डर में थी। यदि आपने जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लो देख लिया है तो इसको समझना आपके लिए आसान होगा। ए माइनस एक्स, तो एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स रिएक्टेंट की वो क्वांटिटी है, वो कंसंट्रेशन है जो प्रोडक्ट में चेंज हो गई है। इसका मतलब इनिशियल कितना था ए, कितना चेंज हो गया है प्रोडक्ट में एक्स, तो बचा हुआ कितना है ए माइनस एक्स। तो एक्स को मैं और क्या कह सकता हूं, मैंने वहां भी लिखा था, एक्स को मैं कह देता हूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट which convert in प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट में चेंज हो गई है। या मैं x को क्या कह सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या है हमारे पास, ये x है। अब हम चलते हैं हमारे इस इक्वेशंस को आगे लेके चलते हैं और इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशंस करते हैं। इंटीग्रेशंस करने से पहले मैं इस dt को यहाँ लेके चला जाता हूँ और a को यहाँ लेके आ जाता हूँ और इस पूरी इक्वेशंस को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो इक्वेशंस क्या हो जाएगी हमारे पास, dA अपॉन a इक्वल्स टू माइनस के dt। और इसका मैं क्या कर दूं, अब इसका इंटीग्रेशंस कर देता हूं इस तरह से। जब इसका इंटीग्रेशंस मैं इस बार करूंगा तब मैं क्या काम करूंगा, मैं इस बार लिमिट नहीं लगाऊंगा। लिमिट नहीं लगाएंगे तो यहाँ और यहाँ कंसंट्रेशंस की लिमिट और यहाँ टाइम की लिमिट नहीं लगाएंगे। लिमिट नहीं लगाएंगे तो इंटीग्रेशंस करने के बाद क्या होगा, हमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो dA अपॉन a का जो इंटीग्रेशन है हम सबको मालूम है वो है ln a इक्वल्स टू, अब जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो मैं क्या काम कर सकता हूं, इस माइनस के को बाहर लिख सकता हूं, माइनस के, क्योंकि के तो कांस्टेंट है। तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस के dt का t प्लस क्या लगा दूंगा i क्या है, ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये। अब यहां एक और चीज, ये क्या है, ये क्या चीज है, तो ये है ln, ये है नेचुरल लॉग। अब ln दो तरह के होते हैं, तो यहां मैं लिखता हूं, पहले ln को हम समझ लें। यदि मैं केवल ln लिखता हूं इसका मतलब ये log है जिसका बेस e है। यदि मैं इसको log करके लिख दूंगा तो इसका मतलब ये वो log है जिसका बेस 10 है। ln यानी log जिसका बेस e है और log लिखूंगा तो log इसका मतलब जिसका बेस 10 है। अब हम ln को जिसका बेस क्या है e है, उसको यदि हमें log में चेंज करना है तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ln x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.303 log x। ये काम की चीज़ है। तो आगे जब भी मैं ln लिखूंगा इसका मतलब log e, log जिसका बेस e है, और जहाँ पर भी log लिखूंगा इसका मतलब log जिसका बेस 10 है। अब आगे दिमाग में रखना ये हमारे पास। अब हम आगे चलते हैं, तो ये ln हो गया, ये a हो गया। अब मैं क्या काम करूं, i की वैल्यू निकालूं। i क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। जीरो ऑर्डर में हमने कैसे निकाला था इंटीग्रेशन कांस्टेंट, हमने टाइम को जीरो मान लिया कि t बराबर जीरो है। उस कंडीशन में क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। यदि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशंस है वो कितनी होगी, इनिशियल कंसंट्रेशंस के इक्वल होगी। तो यहाँ मैं क्या काम करूँ, i की वैल्यू निकालता हूँ मैं, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। i की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8 टाइम बराबर 0। जब टाइम 0 है इसका मतलब उस समय जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, जो ln A है, जो ln A है उसको मैं क्या लिख दूंगा, ln A नॉट, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, टाइम 0 है। ये दोनों वैल्यू कहाँ पुटअप कर दें, इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ln A नॉट इक्वल्स टू माइनस के मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास i। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या हो जाएगी, ln A नॉट के इक्वल।
ये इक्वेशंस क्या मान ले हम लोग, इसे फिफ्थ मान ले। इक्वेशन 5 में से आई की वैल्यू कहाँ पुटअप कर दें, इक्वेशन नंबर 4 में। तो 4 इक्वेशंस क्या हो जाएगी हमारे पास, ln a इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। थोड़ा सा हम इसमें क्या करें, फेरबदल कर दें, क्या काम करें, इसको इधर लिख दें, इसको उधर लिख दें। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ln a इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। ये एक मेन इक्वेशन है, ये मेन इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यदि आपको ये इक्वेशंस याद रहेगी तो आप बहुत सारे अलग अलग 3 डायरेक्शन में जा सकते हैं। अब यहीं पर मैं एक बार क्या काम करता हूं, इस इक्वेशंस को कंपेयर करता हूं जीरो ऑर्डर से। तो यहां हमारे पास कौन सी इक्वेशन आई है, ln a इक्वल्स टू ln a नॉट माइनस के टी। और जीरो ऑर्डर में, ये फर्स्ट ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर में हमारे पास क्या इक्वेशंस आई थी, जीरो ऑर्डर में ये ln नहीं थे। तो वहां क्या था, a इक्वल्स टू a नॉट माइनस के टी। क्यों बताया सर, ये यहां से इन दोनों रिएक्शंस को याद रखना आसान है। जीरो ऑर्डर की ये रही, ये फर्स्ट ऑर्डर की है। यहाँ नेचुरल लॉग ई लगा हुआ है, या नेचुरल लॉग है यहाँ पर जिस, और यहाँ पर नेचुरल लॉग नहीं है। अब क्या काम करें, अब आएगा हमारा अगला कर्व, यहाँ से आएगा। इसको हम कहाँ लिखेंगे, वाई एक्सिस पर। इस नेचुरल लॉग ए और टी के बीच कर्व है, इसे हम कहाँ लिखेंगे, एक्स एक्सिस पर। जो एक्स के साथ होता है वो है क्या है, एम। एम के पहले यहाँ सिंबल कैसा है, नेगेटिव, और इसे क्या मानेंगे, इंटरसेप्ट। तो इक्वेशंस क्या बनी हमारी, y इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स। इस तरह की इक्वेशन में क्या होगा, इस तरह का ग्राफ बनता है। y की जगह क्या लिखूं, नेचुरल लॉग a, यानी कंसंट्रेशन ऑफ a। यहाँ क्या लिखे हम लोग, t। तो कर्व कैसा आएगा, नेगेटिव है, ऊपर से इधर ऐसे आएगा। और यहाँ जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस के होगा। और ये जो है ये क्या है, हमारा इंटरसेप्ट है। और ये किसके इक्वल होगा, नेचुरल a नॉट के। अब फिर यहाँ पर आपको दिमाग लगाना, एक बार क्या दिमाग लगाना, इस तरह का कर्व तो आ गया ये। और ये कर्व क्या बताता है कि टाइम के अकॉर्डिंग ए जो है डिक्रीज होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। फिर एक और दिमाग क्या लगाना है कि यहाँ मैंने अभी ln लिखा है, यहाँ भी ln लिखा है। और बहुत बार इस तरह का ग्राफ जो है, वो कर्व जो है वो न्यूमेरिकल में आ जाता है, और वहाँ से हमें स्लोप की वैल्यू दे दी जाती है और रेट कांस्टेंट मेजर करना होता है। तो हमें दिमाग में क्या रखना है कि यहाँ ln की जगह क्या आ जाए, log लिखा हुआ आ जाए, और यहाँ भी क्या आ जाए, log a नॉट आ जाए। उस कंडीशन में ये जो स्लोप है ये k नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन 2.303 हो जाएगा। ये दिमाग में रखना। देख क्या हो हमारे पास, ln की जगह क्या आ जाए, log k। ln a नोट की जगह क्या हो, log a नोट हो। तो यहाँ ये स्लोप हो जाएगा, यहाँ स्लोप जो है वो बदल जाएगा। इसको भी इससे कर देता हूँ। क्यों बदला, इसी इक्वेशंस को मैं आगे लेके जाता हूँ, और मैं क्या काम करता हूँ, इस ln को log के फॉर्म में मेंशन कर देता हूं। तो यहां क्या करूं, log में चेंज करना है, तो इसको 2.303 log a, इसको भी क्या लिख दूं, इक्वल करके 2.303 log a नॉट, और इसको क्या लिख दूं, माइनस के टी। अब इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूं, 2.303 से। तो यहां क्या बचा हमारे पास, log a, यहाँ क्या बचा, log a नोट, और यहाँ क्या बचा, माइनस के टी अपॉन 2.303। समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ माइनस के अपॉन 2.303 कब होगा और माइनस के कब होगा। ln a है तो माइनस के होगा स्लोप, और यदि log a है तो यहाँ क्या होगा, माइनस के अपॉन 2.303। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास कौन सा कर्व है, ये नंबर A है, ये नंबर B हो गया है। तो दो हमारे पास कर्व हो गए हैं, और ये हमारे पास क्या आ गई है, मेन इक्वेशन।
ln A इक्वल्स टू ln A नोट माइनस के टी। यहाँ पर मैंने इसको कंपेयर कर दिया है जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के साथ। जीरो ऑर्डर में भी सेम ऐसा ही करवाता है, बस ये ln नहीं आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ ln नहीं आएगा और यहाँ भी ln नहीं आएगा। वहाँ स्लोप किसके इक्वल था, वहाँ केवल माइनस के इक्वल है, और ln नहीं आएगा तो वहाँ हमेशा स्लोप माइनस के इक्वल होगा। तो अब हम चलते हैं इस मेन इक्वेशन से। इस इक्वेशंस को मैं तीन अलग अलग डायरेक्शंस में लेके जाऊंगा, और उन तीनों से तीन नए फॉर्मूले आएंगे, और तीनों पे कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स लगते हैं। हम चलते हैं, इसको मैं तीन डायरेक्शन में लेके जाता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं। ध्यान रखना, अब तीन डायरेक्शन कौन कौन सी है। तो फर्स्ट हम चलते हैं यहाँ, जो डायरेक्शन है वहां लेके चलते हैं, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, और उससे जो निकलेगा उसे हम कहते हैं इंटरवल फॉर्मूला। इंटरवल नहीं, पहले हम लोग इंटरवल फॉर्मूला ही निकाल लेते हैं। चलो, इंटरवल फॉर्मूला ये क्या है। मान लो कि किसी बीकर में कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है, वो कौन से ऑर्डर की है, वो फर्स्ट ऑर्डर की है, और हमें क्या कहा कि T1 टाइम पर जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन A1 है। T1 टाइम पर उस बीकर में जो रिएक्शंस हो रही है उसमें रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो A1 है, और T2 टाइम पर, कुछ टाइम बाद, और T2 टाइम पर उसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या है, A2 है। तो हुआ क्या होगा, कुछ टाइम बाद और क्या हुआ होगा, कुछ और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया होगा। तो A1 और A2 में ज्यादा कौन होगा, A1 ज्यादा होगा A2 से। इसका मतलब यहां T1 के कंपैरिजन में T2 ज्यादा है। तो मैं कह दूं कि ये 5 मिनट पर है तो ये 10 मिनट पर होगा। 5 मिनट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और 10 मिनट पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो बची हुई है वो कम होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस, इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैं इस इक्वेशंस में चेंजेस लेके आऊँगा। तो फर्स्ट क्या लिखूँ, इक्वेशंस क्या है, ln A इक्वल्स टू ln A नॉट माइनस के टी। अब फर्स्ट में मैं क्या काम करूं, इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग डाटा पुटअप कर देता हूं। तो ln A1 हो जाएगा इक्वल्स टू ln A नोट, ये तो कांस्टेंट है, ये तो इनिशियल कंसंट्रेशंस थी, और यहाँ क्या हो जाएगा KT1। ये इक्वेशंस नंबर हमारी कौन सी हो गई है, 5 यहाँ आ गई थी, 5 के बाद कोई नहीं आई है तो इसे 6 कह ले। अब उसके बाद इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ln A2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ln A नोट, इनिशियल तो चेंज नहीं होगी, KT2 हो जाएगा 7। अब क्या काम करें, ज़्यादा कौन होगी, A1 ज़्यादा होगा या A2 ज़्यादा होगा। तो A1 ज़्यादा होगा तो हम क्या काम करें, जो ज़्यादा है उसमें से कम को माइनस कर दें। तो 6 में से किसको माइनस कर दें, 7 को। माइनस करने पर अब यहाँ हम माइनस कर रहे हैं ln A1, ये कंसंट्रेशन का सिंबल जरूर लगा दें, ln A1 माइनस ln A2 इक्वल्स टू, ये दोनों तो हो गए माइनस। अब पहले मैं इस पूरी इक्वेशंस को लिखूंगा, फिर इसको लिखने वाला हूं। तो यहां लिखता हूं ln A नोट माइनस KT1, ये हमारे पास पहली इक्वेशंस हो गई। माइनस, ये माइनस का सिंबल लगा इन दोनों के बीच। अब ये ln A नोट ब्रैकेट लगा दे माइनस KT2। जब इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस है तो ये माइनस ln A नोट रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो होगा क्या, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा कौन यहाँ पर, माइनस KT1, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो यहाँ क्या बचेगा, KT2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख दूँ, A1 ln A1 माइनस ln A2, इसको लिख देता हूँ ln A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू, क्योंकि log A माइनस log B को हम क्या लिखते हैं, log A अपॉन B। इसी तरह से यहाँ चेंज हो गया। अब KT2 पॉजिटिव हो गया, तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ। तो KT2 प्लस KT2 माइनस, ये आगे आ गया हमारे पास प्लस होने पर, KT2 माइनस KT1। तो अब यहाँ क्या लिख दूँ, यहाँ कॉमन कौन है, ln A1 अपॉन A2, कंसंट्रेशन जरूर लगाएं, इक्वल्स टू KT2 माइनस T1। अब क्या काम करें, K को यहीं रखें, बाकी पोर्शंस को यहाँ ले आए। तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन T2 माइनस T1
ln a1 अपॉन a2। अब मैं क्या काम करूं यहां पर कि जो ln है उसको log में चेंज कर देता हूं, तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आ जाएगी, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t2 माइनस t1 log हो जाएगा a1 अपॉन a2। और इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, इंटरवल फॉर्मूला। किसी एक ही केमिकल इक्वेशन के अंदर यदि आपने कोई अलग अलग टाइम ऑफ इंटरवल यूज लिए हैं तो वहाँ ये फॉर्मूला यूज आता है इस के मेजरमेंट के लिए। तो सिंपल सा कंसेप्ट याद क्या रखना है, जो ज़्यादा है उसको ऊपर रखो या पहले रखो, जो कम है उसको नीचे रखो या उसको माइनस करना है। A1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है A2 से, तो A1 कहाँ रहा ऊपर, A2 कहाँ रहा नीचे। T1 और T2 में ज़्यादा कौन है, T2 ज़्यादा है, यहाँ गलती हो गई, T2 ज़्यादा है, T2 की वैल्यू जो टाइम है वो T2 ज़्यादा है, T1 कम है, तो यहाँ क्या होगा, T2 माइनस T1 हो गया है यहाँ पर। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, इंटरवल फॉर्मूला। कब यूज आता है, जब किसी एक ही केमिकल रिएक्शंस में अलग अलग टाइम पर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस आपके पास गिवन है या आपने मेजर करी है और आपको रेट कांस्टेंट मेजर करना हो। अब चलते हैं इससे निकलने वाला दूसरा फॉर्मूला। दूसरा जो फॉर्मूला है उससे आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स होते हैं और न्यूमेरिकल में वही फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो हम उस फॉर्मूले को क्या कह देते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्मूला। तो ये तो कौन सा फॉर्मूला भी हमारे पास आया है, ये आया है हमारे पास इंटरवल फॉर्मूला। अब कौन सा आ रहा है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला। छोटा सा है, सिंपल सा है, आसानी से निकल जाता है। और वो क्या है हमारे पास, हमारी इक्वेशंस क्या थी जिससे ये निकलने वाला है, वो हमारे पास थी ln a इक्वस टू ln a नॉट माइनस kt। इससे निकलने वाले हमारे पास अगला फॉर्मूला भी। अब क्या काम करूं, इस माइनस kt को इधर ले आता हूं, ln को उधर लेके चला जाता हूं, तो kt इक्वस टू क्या हो जाएगा, ln a नॉट माइनस ln a। फिर इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, log a माइनस log b को log a अपॉन b, तो यहाँ क्या हो जाएगा, kt इक्वस टू ln, अभी तो हम ln ही लिखेंगे इसे, ln a नॉट अपॉन a, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन t ln a नॉट अपॉन a। और हमारे पास क्या हो गया है, अब ये हो गया है कि ln को मैं ओपन कर दूं तो क्या log के फॉर्म में लिख दूं तो क्या हो जाएगा, k 2.303, जहां ln है उसी पोर्शंस को मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ हो जाएगा t, यहाँ हो जाएगा log a नॉट अपॉन a। ये हमारे पास हमारी अगली इक्वेशंस और बहुत काम की है। इस फॉर्मूले को मैं कह दूं 8 नंबर, इसको क्या कह दें, फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 9। ये वो फॉर्मूला है तो 99% न्यूमेरिकल्स में यूज आएगा। अब यहाँ पर फिर हम क्या काम करें, कुछ कर्व बना लें। कर्व किन किन के बीच है, कर्व नंबर कितने हो गए थे हमारे पास, 2 तो हो गए थे। अब यहाँ से मैं कुछ कर्व बनाता हूँ। कर्व कौन कौन से बनेंगे, यहाँ देखें, इसी से मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ इसके अंदर। टी को वापस यहाँ ले आऊँ, इसको यहाँ ले आऊँ, ये सारी वैल्यू इस तरफ ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, kt अपॉन 2.303 इक्वस टू log a नॉट अपॉन a। अब मुझे क्या काम करना है, इस पूरे फैक्टर को मैं कहाँ ले लूँगा, इस पूरे फैक्टर को y एक्सिस पर, और t के साथ, इस पूरे फैक्टर का t के साथ है कर्व होगा, t को कहाँ लेंगे, x एक्सिस पर, तो ये बाकी सारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा m हो जाएगा, यानी स्लोप हो जाएगा। तो इक्वेशंस क्या बनी, y इक्वल्स टू mx। तो ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा इस तरह का। यहाँ क्या लिख दें हम लोग, log a नॉट अपॉन a, और यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, t टाइम। और ये इस तरह, यहाँ स्लोप किसके इक्वल होगा, यहाँ स्लोप इक्वल होगा हमारे पास k अपॉन 2.303। ध्यान रखना यहाँ नेगेटिव नहीं है,
तो आपको इन सारे ग्राफ को आप कंपेयर करते हुए पढ़ोगे कि ये ग्राफ यहाँ था, ये यहाँ था, ये यहाँ था, तो आपको इन ग्राफ में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब अगली चीज़, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्या है, ए नोड तो कांस्टेंट है, तो ए नोड की वैल्यू तो फिक्स्ड हो गई है। जो जो टाइम स्पेंड होगा, जो जो रिएक्शंस होती जाएगी, जो बचा हुआ रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशंस कम होती जाएगी, तो जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू कम होगी, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इंक्रीज होगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये पूरा फैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये हमारे पास हो गया वो फॉर्मूला जो कहाँ यूज आने वाला है, न्यूमेरिकल में। और ये कर्व नंबर कौन सा हो गया हमारे पास, शायद जहां तक मुझे मालूम है ये कर्व नंबर 3 हो गया है। कौन कौन से दो फॉर्मूले आ गए, इंटरवल फॉर्मूला आ गया, न्यूमेरिकल फॉर्मूला आ गया, एक फॉर्मूला और बचा है और उस फॉर्मूले पे 2 कर्व आते हैं। हम चलते हैं हमारे अगले, और उसका एक नाम भी है, उसका एक उस फॉर्मूले का नाम है विल्हेमी फॉर्मूला। हम चलते हैं हमारे तीसरे फॉर्मूले में। ध्यान रखना तीसरा फॉर्मूला भी इसी इक्वेशन से आने वाला है। अब मैं इसको हटा देता हूं, दोनों को हटा देता हूं, चलो पहले इसको हटा देता हूं। और अगला फॉर्मूला कौन सा हमारे पास है, विल्हेमी फॉर्मूला। विल्हेमी फॉर्मूला है ये। अब नेक्स्ट जो आ रहा है, और वो किससे बन रहा है, वो भी इसी फॉर्मूले से बन रहा है। तो सबसे पहले हम इसको लिखें ln A इक्वल्स टू ln A नॉट माइनस KT। अब क्या काम करें, इस KT को इधर ले आए, इस ln को उधर लेके चले जाएं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, या इस ln A नॉट को इधर ले आए। ये चलो सिंपल तरीका बताता हूँ, आप इस KT को इधर ले आए, जहाँ आपने जो बाकी में आप कर रहे हैं, तो यहाँ क्या करें, ln A इस KT को इधर ले आए। इसमें थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको इधर उधर करने के लिए बार बार कह रहा हूँ। तो KT को इधर ले आए और इधर ln A नोट है, और इधर माइनस में क्या हो जाएगा, ln A। अब इसमें आपको एक काम करना है, विल्हेमी फॉर्मूले में आप इस इक्वेशंस को पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव KT, यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव ln A नोट, और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को मैं पहले लिख देता हूँ ln A माइनस ln A नोट। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया, किससे किया, नेगेटिव। इसको इक्वेशन कौन सी मान लें, 10। तो हमने 10 इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, इक्वेशन नंबर 10 को मल्टीप्लाई किया है नेगेटिव से। क्यों किया है, क्योंकि जो हमें इक्वेशंस लानी है उसके लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ क्या लिख दो, अब इसको इधर लिख देता हूँ एक बार मैं, ln A इक्वल्स टू ln A माइनस ln A नोट इक्वल्स टू माइनस KT। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln A अपॉन A नोट इक्वल्स टू माइनस KT। अब ये चेंज होने वाला है, किसमें चेंज होने वाला है, ये विल्हेमी फॉर्मूले में चेंज होने वाला है। उससे पहले एक आप रिलेशंस पढ़ें, क्या है, ln x है यहाँ पर लिखा हुआ, और उसकी वैल्यू y है, और ये बेस ln है, लोग नहीं है, ये ln है। उस कंडीशन में जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा x, y जो है वो पावर में आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट, और ये y में आ जाएगा। y के आगे जो भी साइन है वो साइन y के यहाँ पर भी रहेगा, कि नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब यहाँ देखें, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ, ln यहाँ e है, ये इसको मैंने क्या मान लिया, x, इस पूरे को मैंने x मान लिया है। तो जब मैं x लिखूँगा यहाँ पर a अपॉन A नोट ऐसे करके लिखूँगा, इस पूरे को हटा दिया, ln हट गया, चाहे तो आप एंटी लोग ले लें दोनों तरफ, इससे अच्छा आप इसको समझ लें, ln हट गया यहाँ से। अब ये जो है ये पहले y था, अब यहाँ क्या लिखूंगा, e लिखूंगा, और e की पावर में कौन आ जाएगा, y, लेकिन यहाँ y में के फॉर्म में कौन है, KT, आगे क्या लगा हुआ, नेगेटिव, तो ये हो गया KT। अब लिखो a इक्वल्स टू A नोट e माइनस KT, और इन दोनों फॉर्मूलों को क्या कहते हैं, ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास कौन से हो गए हैं, फॉर्मूले नंबर 11, और इन्हीं को क्या कहते हैं, विल्हेमी फॉर्मूला। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि विल्हेमी फॉर्मूला
ही पूछा जाता है, ये दिया हुआ होता है। और कंफ्यूजन मत होना, यहाँ ए है, ए नोट यहाँ आएगा, तो ए इक्वल्स टू क्या है, ये भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी है यहाँ पर। और यहाँ हमारे पास अब दो कर्व आने वाले हैं, और जब भी कोई कर्व एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आता है तो वो अब जैसे हमारे नॉर्मल कर्व आते हैं उस तरह से आएंगे। तो यहाँ मैं अब इसको हटा रहा हूँ और यहाँ दो कर्व बना रहा हूँ जो आने वाले हैं। तो यहाँ किन किन के बीच कर्व है, यहाँ है हमारे पास कंसंट्रेशंस और टाइम के साथ कैसा कर्व आएगा, यहाँ इस तरह का कर्व आएगा। तो यहाँ क्या लिख दूँ, कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है यानी ए है, और यहाँ कौन है, टाइम है। और हमें मालूम है इस तरह के कर्व आते हैं, इस तरह का कर्व आएगा ये। और यहाँ क्या हमारे पास ध्यान क्या रखना है कि इस तरह के कर्व में ये लाइन कब जाके मिलेगी, ये लाइन कभी भी आगे जाके इस लाइन के साथ मैच नहीं होगी। या कहाँ होगी, इन्फानाइट जब टाइम हो जाएगा, जब इन्फिनिट टाइम हो जाएगा तब ये लाइन जाके यहाँ टच हो जाएगी, और जहाँ ये टच होगी वहाँ टाइम कौन सा होगा, इन्फिनिट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस है, जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस है वो 100% कंप्लीट कब होती है, इन्फानाइट टाइम पर होती है, यानी होती ही नहीं है, चलती रहती है। ये है हमारे पास कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट ए और टाइम के बीच का कर्व है। अब आते हैं हम लोग कहाँ, ये तो रिएक्टेंट था। अब दिमाग लगाओ कि जिस तरह से रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, जिस तरह से रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से समझना और आसान है। जिस तरीके से रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है उसी तरीके से प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। तो अगला जो कर्व है ये कर्व नंबर 4 है। अगला जो कर्व हमारे पास है वो किन के बीच है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिसको मैंने कहा था आपको x, और यहाँ क्या है, टाइम है। सेम कर्व है, बस अब ये 0 से स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट होगा ये। तो ये कंसंट्रेशंस किसकी इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की, किसकी डिक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट की। कब तक इंक्रीज होती जाएगी, इन्फिनिट टाइम तक, क्योंकि ये इस रिएक्शंस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, इन्फिनिट टाइम लग रहा है। तो हमारे पास कर्व नंबर कौन सा आ गया, 4, और ये कौन सा आ गया, 5। चलें आगे, ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ गया है, विल्हेमी फॉर्मूला आ चुका है। और हमने क्या पढ़ लिए हैं, इस फॉर्मूले से जो 3 रास्ते जा रहे थे अलग अलग डायरेक्शंस में, वो तीनों हमने लर्न कर लिए हैं। अब हम कहाँ चलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का जो मेन कंसेप्ट एक और लगता है वो है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड पे चलते हैं हम लोग। अब इसको हटा रहा हूं मैं। और हाफ लाइफ टाइम का मतलब सबको मालूम है, हाफ लाइफ टाइम बोल दें, हाफ लाइफ पीरियड बोल दें, दोनों का मतलब सेम ही है। तो अगला आ रहा है हाफ लाइफ पीरियड, या क्या बोल दें, टाइम, दोनों एक ही चीज़ हैं। और इस टाइम का जो सिंबल है वो क्या है, T1/2 है। और हम सबको मालूम है कि T हाफ क्या है, 0 ऑर्डर में हमने पढ़ा है। T हाफ वो टाइम है जिस पर किसी भी रिएक्शंस का 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया हो, यानी वो रिएक्शंस आधी हो गई हो। उस रिएक्शंस को आधी होने में जितना टाइम लगता है वो है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ को हटा दो तो लाइफ पीरियड, और कितना लाइफ पीरियड, हाफ, यानी 50% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगता है वो है टी हाफ। तो टी हाफ की डेफिनेशंस क्या हो गई, ए टाइम एट विच the concentration of reactant reduced to half
टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, ये काम का है। तो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी, उसका जिस टाइम पर वो हाफ हो जाए वो है टी हाफ। तो हाफ लाइफ टाइम पर टी को हम क्या कहेंगे, टी हाफ कहेंगे। और टी हाफ पर ए कितना होगा, ए कितना होगा, अपनी इनिशियल का आधा बचेगा, क्योंकि आधा तो किस में चेंज हो गया है, प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। तो अब हमारी जो इक्वेशंस थी, मैं न्यूमेरिकल वाली इक्वेशंस, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी। यहाँ क्या लिख दें, लोग, यहाँ क्या लिख दें, ए नोट अपॉन ए। ये हमारे पास इक्वेशंस थी, मेन इक्वेशंस यही है। अब यहाँ मैं क्या काम करूँ, टी की जगह तो क्या पुटअप कर दूँ, 8 टी हाफ। टी हाफ की कंडीशंस पर क्या होगा, जहाँ टी है वहाँ तो क्या पुटअप कर दें, टी हाफ, और जहाँ ए है वहाँ क्या लिख दें, ए नोट बाय 2। ये मैं चेंजेस कर देता हूँ, तो यहाँ चेंज होगा और यहाँ चेंज होगा। टी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो टी हाफ इक्वल्स टू क्या हो गया, 2.303 डिवाइडेड बाय के, लोग ए नोट का तो ए नोट ही है, और यहाँ क्या हो गया, ए नोट बाय 2। तो 2 कहाँ चला गया, ऊपर, ए नोट से ए नोट कैंसिल, तो यहाँ क्या हुआ, 2.303 अपॉन के log 2। और log 2 की वैल्यू कितनी है, log 2 की वैल्यू है हमारे पास है log 2 इक्वल्स टू 0.3010। इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करें, 2.303 डिवाइडेड बाय के मल्टीप्लाई बाय 0.3010। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर आएगा 0.693 अपॉन के। यहाँ क्या है, टी हाफ है, ये टी हाफ है। अब यूनिट क्या आएगी, यूनिट मिनट आ सकती है, आवर्स आ सकती है, सेकंड आ सकती है, डिपेंड किस पे करेगा, के की यूनिट क्या है। जो के की यूनिट होगी वही टी हाफ की यूनिट होगी। यहाँ पर चलें आगे, के की यूनिट क्या होगी, जो के की यूनिट है वही टी हाफ की होगी। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 12 है, वहाँ तक हो सकता है हम 11 तक पहुँच गए होंगे। ये टी हाफ है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के टी हाफ का फॉर्मूला है। बहुत बार न्यूमेरिकल में टी हाफ दे दिया जाता है और इस टी हाफ की हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं, ये रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं, और फिर हमारे मेन न्यूमेरिकल में इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ क्या कर लूँ, इसको जीरो ऑर्डर के साथ कंपेयर कर रहा हूँ टी हाफ को, जरूरी है ये। तो यहाँ क्या लिखूँ मैं, जीरो ऑर्डर में क्या था, जीरो ऑर्डर में हमारे पास टी हाफ का जो फॉर्मूला था वो ये था, इक्वल्स टू ए नोट बाय 2k। ये था जीरो ऑर्डर में। यहाँ क्या था, टी हाफ जो था वो प्रोपोर्शनल था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ये वहाँ था। और वहाँ कर्व कैसा आया जीरो ऑर्डर में, वहाँ कर्व कैसा आया था, इस तरह का था। यहाँ क्या लिख दें, ए नोट लिख दो, और यहाँ क्या लिख दें, टी हाफ। इनमें ऐसा रिलेशन था। लेकिन अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास फॉर्मूला ये है, और हमें क्या है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। और फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ जो है, टी हाफ जो है वो ए नोट पे डिपेंड नहीं करता है। तो लैंग्वेज क्या हुई, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल, ये याद रखना, बच्चे भूल जाते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो ऑर्डर में यदि आप इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की बढ़ा देते हैं, 2 मोल से 5 मोल कर दिया है, तो उसका टी हाफ भी उसी के करस्पॉन्डिंग, उसी के प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जीरो ऑर्डर में, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में यदि आप कंसंट्रेशंस, इनिशियल कंसंट्रेशंस रिएक्टेंट की इंक्रीज कर देते हैं तो उसके टी हाफ में कोई चेंजेस नहीं आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ
इनिशियल कंसंट्रेशंस, यहाँ टी हाफ और यहाँ लिख देता हूँ ऑर्डर, यहाँ 1 और ये 2। अब यहाँ मैं मेंशन करता हूँ क्या है, तो यहाँ मान लो कि ये 0 ऑर्डर की रिएक्शंस है और ये फर्स्ट ऑर्डर की है। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशंस 2 थी और इसकी भी 2 थी, और इसका टी हाफ कितना था, मान लेता हूँ इसका टी हाफ था 10 मिनट, और इसका भी टी हाफ कितना मान लेता हूँ 10 मिनट। दो अलग अलग रिएक्शंस है ये, उन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अब 0 ऑर्डर में मैंने क्या काम किया, 0 ऑर्डर की रिएक्शंस थी, इनिशियल कंसंट्रेशन को 2 से मैंने 4 मोल पर लीटर कर दिया, वहाँ 2 थी यहाँ मैंने 4 कर दिया, तो टी हाफ भी 10 से कितना, यहाँ कितना किया, डबल किया, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 मिनट्स हो जाएगा 0 ऑर्डर में। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, 2 से 4 कर दोगे तो ये 10 मिनट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। फिर ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। फिर एक और चीज़ आती है यहीं पर दिमाग में, क्या आती है, यहाँ से मैं एक सिंपल सा एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि यहाँ जो टी हाफ था वो प्रोपोर्शनल था, यहाँ टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ डिपेंड नहीं करता है, सेकंड ऑर्डर में वो है नहीं हमारे सिलेबस में, सेकंड ऑर्डर में जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशंस के रेसिप्रोकल है। तो इन तीनों को यदि मैं कंबाइन करूं तो एक रिलेशंस क्या आता है हमारे पास, टी हाफ और आर और ए नोट में क्या आता है, ये आता है किसी भी रिएक्शंस का जो टी हाफ है वो प्रोपोर्शनल है ए नोट की पावर 1 माइनस एन के, ये दिमाग में रखना। और n क्या है, यहाँ पर ऑर्डर है। 0 ऑर्डर के लिए क्या हुआ, n की वैल्यू 0 हो गई थी तो टी हाफ प्रोपोर्शनल हो गया था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हुआ था, n की वैल्यू 1 हो गई तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, और यदि किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और सेकंड ऑर्डर में यहाँ 1 माइनस 2 है तो 1 माइनस 2 का मतलब क्या हुआ, -1, और -1 को आप नीचे लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम क्या काम कर सकते हैं, यदि हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शंस का हमें क्या गिवन है कि उसके टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशंस में रिलेशंस क्या है वो हमें दे दिया गया है, तो हम उस रिलेशन से क्या निकाल सकते हैं, उस रिएक्शंस का ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यदि कोई केमिकल रिएक्शन है जिसका टी हाफ और उसके इनिशियल कंसंट्रेशंस में यहाँ पावर -3 है, इस तरह का रिलेशन है, तो बताओ उस रिएक्शंस का ऑर्डर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को कंपेयर कर लो। तो यहाँ क्या लिखूँ मैं, 1 माइनस एन किसके इक्वल है, -3 के, तो बताओ -3 के, तो n किसके इक्वल होगा, इसको उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा -3 और ये -1, और यहाँ भी क्या रहेगा माइनस, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो n इक्वल्स टू 3 + 1 इक्वल्स टू 4 ऑर्डर। तो उस रिएक्शंस का ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। अब वापिस यहाँ इसको 4 यहाँ पुटअप करके देखें, जो यहाँ मैं 4 पुटअप करूँगा तो 1 माइनस 4 क्या आंसर आएगा, -3, और यहाँ भी मैंने आपको क्या दिया था, -3 दिया था। तो टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस के ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या खत्म हुई हमारी, टी हाफ खत्म हो गया है। ध्यान रखना ये रिलेशंस और ये कंपैरिजन। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, टी हाफ के बाद यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यहाँ जो के आ रहा है इसकी यूनिट क्या है, सिंपल सा है, यूनिट का फॉर्मूला हमने 0 ऑर्डर में भी पढ़ा था। क्या है किसी रेट कांस्टेंट की यूनिट का फॉर्मूला, तो अगला है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब आ जाते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट में, तो कौन कौन से हमारे पास है, फॉर्मूला क्या है, के की यूनिट का हमारे पास है मोल इंडिया IN, यही इंडिया यहाँ आया था अभी, लीटर इसका उल्टा n-1 सेकेंड इनवर्स, n क्या है यहाँ पर, ऑर्डर है, तो n बराबर 1 हो उस कंडीशन में क्या होगा, मोल 1-1 लीटर 1-1 सेकेंड इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, मोल 0 लीटर 0 सेकेंड इनवर्स। तो क्या बचा पीछे, केवल हमारे पास सेकेंड इनवर्स। ये क्या है, यूनिट ऑफ के है,
यूनिट ऑफ के है। यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम दे के आते हैं, यदि आप यूनिट को गलत लिख के आ जाते हैं तो आपका आधा नंबर चला जाता है। सब कुछ सही है आपका। बहुत बार हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ऐसे लिखाते हैं। ऐसे लिखने का मतलब आपने कुछ टाइम भी ज़्यादा लगाया ई और सी को लिखने में, और आपने अपना आधा नंबर कम भी करवा लिया है। तो ट्राई करें यूनिट जो होती है उसी फॉर्म में लिखें। क्या आ गई हमारे पास, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आ गई। अब हम कहाँ चलें, एग्जाम्पल्स पे। किसके एग्जाम्पल हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास एग्जाम्पल आ रहे हैं रेट कांस्टेंट के। रेट कांस्टेंट के नहीं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के, फर्स्ट ऑर्डर के। अरे यार क्या हो गया भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जाम्पल आ रहे हैं। इससे पहले मैं 3 एग्जाम्पल जो ऐसे हैं, 3, पहला दूसरा, 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो इस पेपर पे नहीं है, जो आपके सामने थोड़ी देर बाद आएगा। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शंस है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस है। बैक्टीरिया के ग्रोथ होने के बहुत सारे मेथड हैं, उनमें से जो भी मेथड है वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। सेकंड उस पेपर में एग्जाम्पल है, फिर भी लिख देता हूँ, केवल ये नहीं था। क्या है वहाँ पर? रेडियो एक्टिव डीके। ये क्या होता है? जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूअस कुछ पार्टिकल्स को एमिट करते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा, जो भी पार्टिकल्स एमिट होता है, और उससे उनके वो उस प्रोसेस को कहते हैं डीके। तो वो सारी रिएक्शंस जो रेडियो एक्टिव डीके की है, वो सारी रिएक्शंस कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस है। अब चलें, आपके सामने एक पेपर आ रहा है, जो एग्जाम्पल आपके सामने आ रहे हैं उनमें फर्स्ट है डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड, सेकेंड एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, थर्ड एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2, फोर्थ एग्जाम्पल है हाइड्रोजिनेशन ऑफ आयोडीन हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन का हाइड्रोजिनेशन है। फोर्थ एग्जाम्पल आपके पास है डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, सिक्स्थ एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन ऑफ N2O नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बस इतने ही एग्जाम्पल है। एक लास्ट एग्जाम्पल है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, यानी रेडियो एक्टिव डीके वाली रिएक्शंस है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के हैं। अब इस पेपर को हम हटा लेते हैं और हम क्या काम करते हैं, लास्ट 2-3 न्यूमेरिकल चेक कर लेते हैं कि यदि फर्स्ट ऑर्डर के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आए तो हम उन्हें सोल्व कैसे करें। ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, केवल 3 ही न्यूमेरिकल है। तो पहला मैं क्या काम करूँ, शॉर्ट में उनको यहाँ मैं बोर्ड पे मेंशन भी कर दूंगा कि न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट न्यूमेरिकल्स ए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 20 minutes for 20% decomposition। ट्वेंटी % उसका जो डीकम्पोज हो रहा है उसमें 20 मिनट्स लग रहे हैं। कैलकुलेट टी हाफ, क्या निकालना हमें इसका? LATE, कैलकुलेट टी हाफ। इसका हमें टी हाफ निकालना है। बहुत आसान है। पहले हम क्या काम करें, पहले हम दिमाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं कि हमें जो टाइम दिया हुआ है वो कितना है? 20 मिनट है। अब कितना % डीकम्पोज हो गया है? 20%। तो कितना % रिएक्टेंट ऐसा है जो बचा है? वो है 80%। तो यदि मैं क्या मान लूँ कि जो A नोट था इनिशियल, वो A नोट ही था, तो बताओ कितना % A नोट, कितना % जो इसका वो डीकम्पोज हो गया है? तो मैं या तो क्या लिख दूँ, केवल 20 मान लूँ, या ऐसे मान लूँ कि टोटल जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशंस थी वो 100 थी। इस 100 में से कितना ऐसा है जो डीकम्पोज हो गया है? 20। तो बचा कितना है? 100 - 20,
यानी बचा कितना है 80 बचा हुआ है। तो ए नोट कितना हुआ 100, ए कितना है 80। जब आप न्यूमेरिकल में काम लें तो आप चाहें तो दोनों जगह क्या लगा सकते हैं ए नोट, यानी इनिशियल इतना था और उसका 80% इनिशियल का डीकम्पोज हो गया है। तो ये ज़्यादा बढ़िया है कि आप उस दोनों फैक्टर्स को ए नोट से मल्टीप्लाई कर दें। अब मैं क्या काम करूं, फॉर्मूला लगाता हूं। कौन सा फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय T log ए नोट अपॉन ए नोट में कितनी वैल्यू है हमारे पास 100 ए नोट है और ए में कितनी है 80 ए नोट है। इन दोनों की वैल्यू पुटअप करें और टी की भी हमें दिया हुआ है 20 मिनट्स। तो 2.303 डिवाइडेड बाय 20 लोग यहाँ क्या लिखें 100 ए नोट, यहाँ क्या लिखें 80 ए नोट। तो क्या हुआ ए नोट से ए नोट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, पीछे क्या बचा यहाँ पर 2.303 डिवाइडेड बाय 20 लोग 10 अपॉन 8। फिर इसको मैं क्या करके लिख दूँ 2.303 20 लोग 10 माइनस लोग 8। लोग 10 की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है 2.303 अपॉन 20। लोग 10 की वैल्यू हमें मालूम है 1 है। तो अब लोग 8 की वैल्यू, तो मैं लोग को 8 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 यानी 2 मल्टी 2 8 ही होगा। और जिसकी यदि लोग के बाद कोई नंबर है उसकी कोई पावर है तो पावर कहाँ आ जाएगी आगे की तरफ। फिर इसको आगे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 20, यहाँ क्या लिखें लोग तो नहीं आएगा 1 माइनस 3 आगे आ गया लोग 2। अब इसको और आगे सोल्व करें 2.303 20 1 माइनस लोग 3 2 की वैल्यू तो 3 मल्टी 0.3010 क्या हो जाएगा 2.303 20 1 माइनस 0.9 अप्रोक्सीमेट मान लेता हूँ। तो यहाँ क्या बचा 0.1, तो 2.303 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो कितना हो जाएगा 0.23। इसको ऐसे लिख देते हैं 2.303 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 की पावर -1। अब यहाँ 20 इसको भी हटा दो, यहाँ 10 की पावर -2 कर दो, 2 से इससे कैंसिल कर दो 1.1515 इंटू 10 की पावर -2। ये क्या आया है, ये तो के आया है और इसकी यूनिट क्या होगी सेकंड इनवर्स होगी कि मिनट होगी। यहाँ हमने टाइम किस में लिया है मिनट में लिया है, तो यहाँ यूनिट क्या आएगी मिनट आएगी। पूरा मिनट मत लिख देना MIN। ये हमारे पास क्या हो गई है के की वैल्यू आ गई है। और अब हमें क्या मालूम है निकालना क्या है, टी हाफ निकालना था। के आ गया है टी हाफ निकल जाएगा। टी हाफ के लिए क्या है 0.693 अपॉन के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, टी हाफ निकाल लो। अब जो टी हाफ आएगा वो किस में आएगा, वो अब मिनट्स में आएगा। यहाँ इन्वर्स है मिनट इन्वर्स और यहाँ के की यूनिट में ये आएगा और यहाँ टी हाफ में क्या आ जाएगा हमारे पास मिनट आ जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा पूरे स्टेप्स लिखने होंगे आपको। यदि आपको 3 मार्क्स चाहिए तो पूरे स्टेप्स लिखने होंगे 1 बाय 1 और कहीं पर भी आप गड़बड़ ना करें, आप अप्रोक्सीमेशन काम ना लें, नहीं तो आपका फिर आधा नंबर चला जाएगा। अब चलते हैं हम सेकंड, एक और एग्जाम्पल है। 3 एग्जाम्पल का मैंने कहा था, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद चलते हैं हम लोग सेकंड एग्जाम्पल में। सेकंड एग्जाम्पल क्या है वो भी जल्दी से हो जाएगा और बहुत टफ नहीं आते हैं। और सेकंड एग्जाम्पल इसका क्या है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, उसका जो रेट कांस्टेंट है के जो है उसमें उसकी वैल्यू कितनी दे दी है 60 सेकेंड इनवर्स दे दी है। और वो क्या कह रहा है हाउ मच टाइम विल टेक reduce to how much time will it
will it take to reduce the initial concentration of reactant to its 1/16th वैल्यू। ये एक बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू reduce the initial concentrations of reactant to its 1/16th वैल्यू। क्या क्वेश्चंस कह रहा है कि आपके पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका 1/60 होने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले हमें इस लैंग्वेज को समझना होता है। तो ये ए कितना मान रहा है, ये हम क्या मान लें, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए नोट है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो ये हो गई हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या कह रहा है कि ए कितना हो जाए, इनिशियल का 16 टाइम्स हो जाए, इनिशियल का 1/16 हो जाए। तो ये होगी हमारे पास ए की कंसंट्रेशन। यदि आपने ये सही ढंग से पता लगा ली तो इस न्यूमेरिकल को आप आंख बंद करके कर सकते हैं। तो आपने यही गड़बड़ कर दी तो ये क्वेश्चंस आपसे आगे अब होगा, लेकिन आंसर्स आपके गलत आएंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। ये आगे हमारे पास ए नोट को हमने क्या मान लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए कितना है, इनिशियल का 1/16 है। बस दोनों वैल्यू आ गई, के फॉर्मूले में पुटअप कर दो। हाउ मच टाइम, वो टाइम पूछ रहा हमसे, तो यहाँ टी ले आओ, टी इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय, यहाँ के आ जाएगा लोग ए नोट। पहले तो आप फॉर्मूला लिखें, सबसे पहले फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूले के मार्क्स हैं, उसके बाद उस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करें। तो 2.303 अपॉन के लोग ए कितना, ए नो इनिशियल तो ए नोट ही है, और ए कितना हो गया इनिशियल का 1/16। तो यहाँ ए नोट और यहाँ 16 आएगा, 16 कहाँ जाएगा ऊपर की ओर। तो 2.303 अपॉन के की वैल्यू हमें दी हुई है 60 है, लोग ए नोट से ए नोट कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 16। अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था ठीक इसके पहले वाले में, मैं लोग 16 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर कितनी लगा दूँ यहाँ पर, अब 2 की पावर 4 कहाँ आ जाएगा, लोग के इधर 4 आ जाएगा। लोग 2 की वैल्यू कितनी हमें मालूम है, 0.3010। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 60 मल्टी बाय 4 मल्टी 0.3010। इसे रिसोल्व करें तो क्या होगा, जो चीज़ें कैंसिल हो रही, चलो इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं। तो आंसर्स आएगा, चलो आंसर्स लगभग आएगा 0.04 के आसपास। क्या है, ये टाइम पूछा था और हमें के किस में दिया हुआ है, सेकंड में। तो यहाँ भी कितना आएगा 0.042 सेकंड आएगा। इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, 4.2 इंटू 10 की पावर -2 सेकंड। ये हमारे पास ये आंसर्स आ गया है। कितना सिंपल सा क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, उसके बाद आज का वीडियो लगभग ख़त्म। अब सर लगभग क्यों है, एक फंडा, छोटा सा फंडा रह गया है, उसको मैं आपको बता दूंगा, वो आपका 2 मिनट लेगा सिर्फ। लास्ट जो न्यूमेरिकल है क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ऑर्डर कौन सा है उसका, फर्स्ट ऑर्डर है। और क्या मेंशंस किया हुआ है कि वो जो 20% जो कंप्लीट हो रही है, 20% कंप्लीट इन 20 मिनट्स। अगला क्वेश्चन क्या है, तो वो 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस है और उसका 20% जो कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब 20% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो बच कितना रहा है 80%। सेकंड क्या कह रहा है,
60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो 60% का मतलब कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए 60%, तो बचेगा कितना 40%। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, हम इन दोनों से हम क्या निकालें, पहले कुछ ना कुछ चीज़ें, दो इक्वेशंस बना लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से इक्वेशंस बनाते हैं। 20% और टाइम हमें दिया हुआ है, तो टाइम को यहाँ ले लेता हूँ 2.303 अपॉन के लोग ए नोट अपॉन ए। ये सबसे पहला फॉर्मूला लिख दिया। अब इस फॉर्मूले में मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, टी में हमें कितना दिया हुआ है 20 मिनट्स इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लोग 20 मिनट। तो ये है कितने परसेंट कंप्लीट हो गई है, 20% कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ 20% कंप्लीट होने का मतलब ए नोट, तो ए नोट ही लिख दो। 20% कंप्लीट होने का मतलब 20% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। तो बचा कितना है 80% बचा है, किसका, ए नोट का। तो यहाँ आप क्या कर दें 100 ए नोट लिख दें। था कितना 100 ए नोट था। अब बचा कितना है 80 ए नोट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड क्या कह रहा है, 60% कंप्लीट हो गई, तो 60% तो प्रोडक्ट बन गया है, पीछे बचा कितना है रिएक्टेंट 40%। तो यहाँ क्या निकालना है, टी कितने पे निकालना है 60% पे। तो यहाँ 60% ऐसे मेंशन कर देता हूँ 2.303। रिएक्शंस वही है तो रेट कांस्टेंट तो चेंज होगा नहीं। लोग ए नोट को हम कितना मानेंगे 100 का 100 ही मानेंगे। इनिशियल तो सेम था दोनों में। अब 60% कंप्लीट होगी, पीछे कितना बचा है 40%, इनिशियल का 40%। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। तो पहले तो आप यहीं कैंसिल कर दें, यदि कुछ हो रहा हो तो 0 से 0 हो गया, 0 से 0 हो गया। तो यहाँ क्या बचा 10 और 8, और यहाँ क्या बचा 10 और 4, और इससे ये पूरा कैंसिल। इन दोनों का मैं रेशियो ले लूँ, इक्वेशन ज़्यादा कौन सी होगी, ज़्यादा जो टाइम जो ज़्यादा आएगा उसको ऊपर रखेंगे। तो 60% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। तो मैं क्या करूँ, इक्वेशन 2 को किससे डिवाइड कर दूँ, इक्वेशन 1 से। इसको ऊपर रखूँ, इसको नीचे। तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ टी 60% डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 2.303 से ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। तो यहाँ क्या बचा ऊपर की तरफ, लोग ये ऊपर बचा है लोग 10/4, और नीचे क्या बचा है लोग 10/8। इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा टी 60% डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू, इसको क्या लिख दूँ लोग 10 माइनस लोग 4, इसको क्या लिख दूँ नीचे में अब लोग 10 माइनस लोग 8। अब इन दोनों की वैल्यू को मैं चेक कर लेता हूँ। लोग 10 का मतलब लोग 10 की वैल्यू का क्या हो गई 1। लोग 4 को मैं क्या लिख दूँ 2 की पावर 2। लोग 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ लोग 2 की पावर 2। तो 2 कहाँ आ जाएगा आगे, और लोग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। तो यहाँ क्या लिख दूँ 2 मल्टी 3.3010 डिवाइडेड बाय, अब इसमें लोग 10 की वैल्यू तो क्या है 1 है। लोग 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3, तो 3, और पीछे क्या बचेगा लोग 2, तो लोग 2 की वैल्यू 3010। अब इसे सोल्व कर रहे हैं हम लोग, तो क्या आएगा यहाँ पर 1 माइनस ये लगभग 0.6, और ये 1 माइनस 0.9। तो ऊपर क्या बचा 0.4, नीचे क्या बचा 0.1। तो आंसर्स क्या बचा, आंसर्स क्या आया 0.4। तो यहाँ पर अब मैं क्या लिखूँ टी 60/20 इक्वल्स टू 20 मल्टी 0.4 इक्वल्स टू क्या आया 8 मिनट। ऐसा कैसे हो गया, गड़बड़ कहाँ हुआ है। अरे भाई 0.4 नहीं है, ये 4 है। 0.4 नहीं है, ये 4 होगा अब यहाँ पर। तो आंसर्स कितना आएगा 8 नहीं 80 मिनट्स। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। हमें किस में दिया हुआ था, मिनट में दिया हुआ था, तो आंसर्स किस में आएगा मिनट में। इसका मतलब है कि जो टी 60% है उसमें आंसर्स कितना है 80 मिनट, यानी 60% रिएक्शंस को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा हमारे पास 80 मिनट्स। और अब एक
लास्ट सिंपल सा कंसेप्ट है, वो फर्स्ट ऑर्डर पे अप्लाई होता है। और वो क्या है, वो याद रखना, आप लोगों को याद रहेगा तो आसान हो जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, उसके बाद का काम आसान है। वो क्या है, 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टी हाफ, और 75% कंप्लीट होने में जो किसी भी रिएक्शंस को टाइम लगेगा वो लगेगा 2 इंटू टी हाफ। बस अब आगे का काम आसान है, यानी यहाँ जितना टाइम लग रहा था उसका डबल यहाँ लगेगा। अब आते हैं 75 के बाद आते हैं हम लोग, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 25। जितना इन दोनों में डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड करके जो आंसर्स आता है वो यहाँ जोड़ दो। कितना आंसर्स आया, 12.5। तो इसको जोड़ो, इसको यहाँ ऐड कर दो, 87.5। 87.5% कंप्लीट होने में, ये कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो होगा 3 इंटू टी हाफ। अब 3, 4, 5 ऐसे आएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में 50 था तो हमने ऐसे कर लिया, इन दोनों में डिफरेंस है 12.5, तो इसका आधा करो तो 6.25, इसमें 6.25 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 93.75%। इसमें जो टाइम लगेगा वो होगा 4 टी हाफ, यानी यहाँ जो टाइम लगा उसका 4 टाइम्स। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 6.25, इसका आधा करो तो हुआ 3.12, इसमें 3.12 जोड़ दो तो 96.87% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो है 5 इंटू टी हाफ। और लास्ट लिख देते हैं यहाँ, अब आगे नहीं लगाएंगे कंसेप्ट, 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो टी हाफ का 10 टाइम्स होता है। और आप ये सिंपल सी आप टी हाफ और 99.9% की इक्वेशंस बना के निकाल भी सकते हैं। जैसे मैं इसका निकाल लेता हूँ, जल्दी निकल जाएगा इसका। 99.9% कंप्लीट होने में तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या है इसका, ये रिलेशन अभी आ जाएगा। टी हाफ का फॉर्मूला है 0.693 अपॉन के। ये तो हो गई इक्वेशंस 1 हमारी। 99.9% कंप्लीट हो गई है, तो हमने मान लो कितना था हमारा, ए नोट 100 था। तो अब बताओ ए नोट, अब ए जो है इतनी तो कंप्लीट हो गई, तो बचा हुआ कितना है, 0.1 है। बस ये दोनों वैल्यू आप के वाले फॉर्मूले में इक्वल करो। तो यहाँ लिख देता हूँ 99.9 और यहाँ लिख देता हूँ 2.303। के का के ही रखो, लोग का लोग रखो। यहाँ क्या लिख दो, 100 ए नोट, बचा कितना है 0.1 ए नोट। अब इसको सोल्व करोगे तो ये ए नोट से ए नोट कैंसिल, 0.1 हटा दो तो यहाँ क्या हो जाएगा 1000। तो टी 99.9% इक्वल्स टू 2.303। यहाँ के का के, यहाँ लोग है आपके पास, 10 की पावर कितनी हो गई 3। इसको चेक करोगे तो 2.303 के, और यहाँ क्या कर दो 3 को आगे ले आओ, लोग 10 की वैल्यू 1 हो गई है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6.909। ये आ गया हम, और ये क्या आ गया, के आ गया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2। ये कब का है, 99.9% में। अब इक्वेशन 2 और 1 को रेशियो निकाल लो। तो 2 और 1 का रेशियो में यहाँ क्या लिखूँ, टी 99.9 डिवाइडेड बाय टी हाफ। टी हाफ ये रहा, इन दोनों का रेशियो कितना है, यहाँ लिखूँगा मैं 0.69 6.0909 अपॉन के, और यहाँ क्या लिखूँगा, इसको नीचे लिखूँगा तो 2.303 अपॉन के। तो के कहाँ जाएगा ऊपर, के से के कैंसिल। इसे आप यदि कैंसिल्स करोगे तो लगभग आंसर्स कितना आएगा, 0.693 आएगा। तो अब आप देखो लगभग ये कितना है 10 टाइम्स है, तो ऊपर क्या बचा 10, ये कैंसिल हो जाएंगे, लगभग आंसर्स ऊपर आएगा 10, तो इक्वल 10 आ गया। तो क्या आया टी 99.9% इक्वल्स टू 10 टी हाफ। यह आपने क्या किया, इसको प्रूफ कर दिया है। तो आप इस किसी भी इक्वेशंस को इस तरह से सोल्व करके प्रूफ कर सकते हैं कि ये इक्वेशंस, ये रिलेशंस सही है। उम्मीद करता हूं बच्चों आज जो भी हमने पढ़ा आपको समझ में आया होगा। समझ में आने पे 2 काम जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।